हम हैं मुस्तैद, हम हैं तैयार। आसमान की बुलंदियों से सागर की गहराइयों तक हम हैं मुस्तैद। हमारे जवानों ने हर बार अपने आप को सिद्ध किया है। उनकी कुछ और कहानियों के साथ हाजिर हैं इस बार के रक्षक में। रक्षक में अभी वक्त है रक्षा, सुरक्षा और रणनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का। तो आइए देखते हैं 10 कदम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 6,828 करोड़ रुपए की लागत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दी है। इन विमान की आपूर्ति अगली 6 साल की अवधि में की जाएगी। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च तक जापान के शिगा प्रांत में आयोजित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा बैठक 23 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित की गई। श्रीलंका के रक्षा सचिव कमल गुणरत्ने ने संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता की। सत्ताईस फरवरी से 17 मार्च 2023 तक होने वाले एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग के 8वें संस्करण में भाग लेने की भारतीय वायुसेना की टीम यूएई की अल दफरा एयरबेस पहुंच गई है। भारतीय वायुसेना 5 LCA तेजस और 2 C-17 ग्लोबस्टर विमानों के साथ इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में हिस्सा ले रही है। ये पहला अवसर है जब LCA तेजस भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। मेक इन इंडिया को लेकर सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और हाल के सालों में जिस तरीके से रक्षा सेनाओं की जरूरतों को डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री ने पूरा किया है वो काबिले तारीफ है। सरकार ने न केवल डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत किया है बल्कि रक्षा सेनाओं का जो साजो सामान है वो भी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री मजबूती से उनका निर्माण कर रही है। और अब इसकी बानगी साफ तौर पर नजर आ रही है कि हमारा रक्षा साजो सामान न केवल हमारी सेनाओं के लिए है बल्कि अब हम इसको निर्यात करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। जान को जो देश पर कुर्बान किए जाते हैं, मिट्टी पे अपनी जो अभिमान किए जाते हैं, माँ है ये मेरी, इसे छूने न पाए कोई भी, माँ को देके खूब माँ का मान किए जाते हैं। भारत ने अपने दुश्मनों को तो हर बार अपनी जांबाजी के दम पर सबक सिखाया है, लेकिन घातक हथियार, आधुनिक उपकरण संघर्ष की दशा दिशा बदल रहे थे। जरूरत थी अपने दम पर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण की और 8 साल पहले ऐसी ही एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की शुरुआत 2014 में मेक इन इंडिया से ही हो चुकी थी। इसका मकसद निजी उद्योग को सशक्त बनाने के लिए फोकस करने के साथ इसमें प्रगतिशील परिवर्तन हुए हैं। यहां तक कि DPP 2016 में भारतीय IDDM यानी स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया हुआ होगा, जो एक नई शुरुआत थी। यदि किसी भारतीय कंपनी ने भारतीय IDDM का विकल्प चुना तो उसे अन्य सभी श्रेणियों पर वरीयता देने के प्रावधान किए गए। साल 2022 की पूंजी बाजार की रिपोर्ट्स बताती हैं कि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन सवाल है कि इसका कारण क्या है? रक्षा मंत्रालय ने 300 से अधिक प्रकार के रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और घरेलू बाजार से खरीद के लिए अन्य उपायों की शुरुआत से रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इसका सीधा फायदा मिला है। नए विचार, नई सोच और नवाचार, ये ही वो तत्व हैं जो आत्मनिर्भरता की पताका को ऊंचा लहरा सकता है। इसी सोच को आकार देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स नामक एक ढांचे के तहत रक्षा नवाचार में शामिल स्टार्टअप और ऐसी अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया। इस बेहतरीन पहल का नतीजा यह हुआ कि जुलाई 2022 तक आते आते आईडेक्स पहल के तहत 250 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का आवंटन किया गया है
और 400 करोड़ रुपए से अधिक की 14 वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई है। सिर्फ यही नहीं, आईडेक्स हजारों नौकरियां पैदा करने और भारतीय प्रतिभा को वापस देश में आकर्षित करने में सक्षम रहा है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की प्रक्रिया एक कदम और बढ़ाते हुए केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला आया, आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण का। बेहद महत्वपूर्ण यह संस्थान भारत के सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों के लिए गोला बारूद, मिसाइल सिस्टम के लिए रसायन, विस्फोटक, प्रणोदक, बख्तरबंद वाहन, पैराशूट, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा हथियारों का निर्माण करता रहा है। लेकिन जरूरत थी इसकी क्षमताओं को बदलते वक्त के मुताबिक नई सोच, नई धार देने की। मई 2020 में आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग कर इसका निगमीकरण कर दिया गया। लक्ष्य था आयुध आपूर्ति में बेहतर स्वायत्तता, दक्षता और जवाबदेही के लिए समूह को छोटी कंपनियों में विभाजित करना। अब आयुध निर्माणी बोर्ड समूह के लगभग 70,000 कर्मचारियों, संपत्तियों और संचालन को इन 7 डीपीएसयू में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके साथ ही शुरुआत हुई देश में रक्षा आत्मनिर्भरता के एक नए युग की। विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। स्वदेश में निर्मित पहली विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल हो गया। ये अपने आप में आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये विमान वाहक पोत समुद्री परीक्षणों के चौथे और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। विक्रांत के निर्माण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास विमान वाहक पोत को स्वदेशी रूप से डिजाइन करने और निर्माण करने की क्षमता है। 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है विक्रांत का फ्लाइट डेक, जहां से विमान उड़ेंगे। इस युद्धपोत की स्पीड 28 नॉट की है और 7500 समुद्री मील तक के सफर करने की क्षमता भी। विक्रांत के बाद भारत के पास 2 विमान वाहक पोत होंगे, पहले से ही सेवा में शामिल आईएनएस विक्रमादित्य और अब आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। We have a target on bearing 0-0. All positions, dive, dive, dive. Dive, dive, dive. Target parameters acquired, sir. Very good.
फायर WL-1 and 2 फाइट का 50 साल पहले भारतीय पनडुब्बियों के गौरव से भरे सफर की शुरुआत हुई थी INS कलवरी से और 21वीं सदी में स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों की शुरुआत इसी कलवरी के नाम से हुई। इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक में प्रोजेक्ट 75 के तहत हुई। ये एक बड़ी सामरिक रणनीतिक छलांग थी जो नौसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए तो जरूरी थी ही, साथ ही भविष्य की सुरक्षा तैयारियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण थी। प्रोजेक्ट 75 की सफलता पिछले 75 सालों में नौसेना के सफर को भी बताती है कि कैसे हम किलो क्लास के किलर शार्क के बाद अब अत्याधुनिक स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन क्लास तक पहुंच चुके हैं। कलवरी क्लास के 6 सबमरीन की तीसरी पनडुब्बी करंज अब भारतीय नौसेना का हिस्सा है। प्रोजेक्ट 75 की सफलता पिछले 75 सालों में नौसेना के सफर को भी बताती है। कलवरी क्लास के 6 सबमरीन में से INS कलवरी, खंडेरी, करंज और बेला के बाद 5वीं पनडुब्बी वागीर भी अब समंदर में है। भारत का अजेय अर्जुन टैंक नई विशेषताओं के साथ भारतीय सेना में शामिल हुआ। ये पल यादगार और ऐतिहासिक इसलिए भी बन गया जब आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत बनाने में लगे प्रधानमंत्री ने इस विलक्षण टैंक की सलामी ली। Let us make weapons. Let us make paper. Let us make factories. Let us make schools. Let us make vehicles that can move and fly. Let us make ships that can shake the world. अर्जुन की खासियतों की बात करें तो अर्जुन MK-1A नए संस्करण में अपने 71 नए फीचर के साथ मौजूदा सभी टैंकों के समकक्ष है। इसमें नई टेक्नोलॉजी का ट्रांसमिशन सिस्टम लगा है जो आसानी से लक्ष्य ढूंढने में सक्षम है, तो साथ ही ये युद्ध क्षेत्र में माइंस हटाकर आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम है। अपनी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति और 58.5 टन के कॉम्बैट वजन के साथ अर्जुन घातक है। वहीं इसकी 120 मिलीमीटर की मुख्य गन हर मिनट में 6 से 8 राउंड गोला दागने में सक्षम है, जो किसी भी समकालीन कवच को भेदने में सक्षम है। कुल मिलाकर अर्जुन MK-1A दुश्मन को संभलने का मौका दिए बगैर घातक प्रहार करता है। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। आईडेक्स में हमारे साथ कुछ और स्टार्टअप्स हैं जो आर्मी में एमुनेशंस हैं उनको किस तरीके से स्मार्ट बनाया जाए, उनका प्रिसीजन है जो अब रफली करीब 300 मीटर से 500 मीटर के आसपास रहता है, उसको किस तरीके से बहुत कम किया जा सके, इसमें कुछ स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। ऐसे स्टार्टअप से हमारे साथ बात करते हैं। सर, आपने स्टार्टअप की खासियत बताई कि किस तरह से है।
तो बेसिकली हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, आजकल युद्ध में सब वेपन्स जो यूज़ हो रहे हैं वो प्रिसिशन हैं। जहां आपको मारना है वहीं आपको मारना है, क्योंकि आसपास निर्दोष व्यक्ति भी हैं जिनको आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो हम यहाँ पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एमुनिशन है इन्वेंट्री में, उसमें हम अपना गाइडेंस किट लगा रहे हैं, जो कि नाविक, इसरो वाला नाविक जीपीएस और आईएनएस सिस्टम से पता लगाता है कि मैं कहाँ पर हूँ, और जहाँ आपने फीड किया है वहीं पर जाकर उसे ध्वस्त कर देता है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है, पहले जब आप मोर्टार फायर करते थे तो उसकी 100 मीटर के रेडियस में वो कहीं पर भी जाता था, ये 5 से 10 मीटर के रेडियस में जाता है। तो पहली बार में अगर आपका कोई हाई वैल्यू टारगेट है, उसे बिना बताए आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की खासियत यह है कि एक बार आप इस टेक्नोलॉजी को एक वेपन सिस्टम के लिए बना लें, तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, पर उसे आप एक बार सीख जाएं तो आप उसको बाकी सिस्टम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि हमने 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी शेल के लिए भी 2 प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाए हैं। चीज़ और यहाँ जानना चाहेंगे कि ये जो अभी के करंट आर्मी के एमुनिशंस है, उनके लिए एक किट है या फ्यूचर के लिए है? तो हमने ये प्रयास किया है कि जो एमुनिशन अभी इन्वेंट्री में है, जो आपके पास मौजूद हैं, उन्हीं पर यह किट लगाई जा सके। और वो किट भी हमने ऐसी बनाई है, तो स्क्रू आप निकालिए पुराना फ्यूज़ और ये नया फ्यूज़ हमारा डाल दीजिए, तो 2 मिनट के अंदर आपका एमुनिशन तैयार हो जाएगा। और उसके बाद एक आपको कंप्यूटर मिलेगा जिससे आप इसमें जीपीएस का डेटा डाल देंगे और उसके बाद आप फायरिंग के लिए तैयार हैं। तो 5 मिनट के अंदर आप फायरिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। चीज़ और है कि पहले जो अभी तक की एमुनिशंस फायरिंग वगैरह होता है, वो मैन जो आर्मी जवान होता है वो करता है, एक सर्टेन आइडिया लेता है कि हमें इस डायरेक्शन में फायर करना है। इसमें क्या वो फायर करने के बाद भी इसको जो अपना एमुनिशन है उसको मतलब उसको गाइड कर पाएगा, या ऑटोमेटेड होगा कि इसमें अपने जो सेंसर्स हैं वो उसको टारगेट की तरफ ले जाएंगे? किस तरीके से काम करेगा? तो देखिए, अगर मैन उसको गाइड करेगा तो एक बड़ी समस्या आती है कि मैन को वहाँ बैठना पड़ता है। हमने इसे ऑटोमेटिक बनाया है, एक बार फायर कीजिए और वापस छुप जाइए। और पुराने ज़माने में और अभी भी ऐसा होता था कि एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती थी और वो व्यक्ति इधर बताता था कि देखो आपने फायर किया लेकिन ये बहुत लेफ्ट गया है, आप इसको थोड़ा राइट कीजिए, इसको थोड़ा इधर कीजिए। अब वो आदमी की सुरक्षा भी होगी, क्योंकि वो आदमी केवल आपको जीपीएस लोकेशन बताएगा। इनके पास लेज़र, रेंज फाइंडर, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, और एक बार उसने बता दिया, बस फिर एक ही बार फायर करना है, उसके बाद दूसरी बार फायर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी जो प्रोडक्ट है किस स्टेज में है? अभी आप बता रहे थे कि जो ट्रायल्स है वो शुरू होने वाले हैं, RC में होंगे, लेकिन लैब में क्या होता है, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है, जैसे मान लीजिए मेरा वजन 100 किलो है, तो उसके ऊपर 15 लाख किलो का वजन पड़ता है। आप देखिए, इतना वजन से चीज़ें टूट जाती हैं। हमारा जो सबसे बड़ा इनोवेशन इसमें है वो ये है कि हमने उस तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में कामयाबी पाई है। अभी हम 17,000 गुना का लोड ले लेते हैं, मुझे लगता है 2 महीने में हम 25,000 गुना तक पहुंच जाएंगे, जो कि सारे आर्टिलरी शेल को भी कवर कर लेगा। वो जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी थी वो हमने इन हाउस अपने यहाँ मास्टर कर ली है। हम अगर बाहर से खरीदते हैं तो वो, जैसे आपको जीपीएस खरीदना है वो आपको 500 का आएगा, लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे कि 10,000 टाइम्स वेट का जीपीएस चाहिए तो 5 लाख हो जाता है। तो वो जब खुद कर लिया है तो हमारा जो सबसे मेजर माइलस्टोन है वो कवर हो गया है। आपने इसकी टेस्टिंग की बात करी ITARC की जो लैब में है, अभी गवर्नमेंट ने भी IDEX के जरिए ये भी किया है कि जो प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री है, स्टार्टअप्स है, जितने भी अपने ट्रायल्स हैं वो जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं उनमें कर सके, तो उसका भी आप फ़ायदा ले रहे हैं? तो देखिए, अभी इतना अच्छा हो गया है कि अब आप आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो से बात कीजिए, और अगर आपको ITARC में नहीं करना, पुणे में भी कर सकते हैं। बहुत सारी फायरिंग रेंजेस हैं। तो एक चीज़ बहुत बड़ा बदलाव ये आया है कि आर्मी आपको स्वतः मदद कर रही है कि भाई आप करो, हम आपके साथ में हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है और इसका हम भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। अब कब देखते हैं ये प्रोडक्ट, जब ट्रायल्स वगैरह होंगे तो उम्मीद कर रहे हैं कि कितने टाइम में डेवलप हो जाएगा, और कब तक इंडक्शन उम्मीद करें अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो कब तक इसको इंडक्शन की उम्मीद माने? तो देखिए, जो सबसे मुश्किल चीज़ थी इलेक्ट्रॉनिक्स को रगड़ बनाना या उसको मजबूत बनाना, वो हमने कर लिया है, और उसको हमने DRDO लैब में टेस्ट भी कर लिया है। तो वहाँ तो हम ठीक हो गए हैं। अब फायरिंग ट्रायल हम अगले महीने करेंगे। उसके बाद इन प्रोडक्ट्स में क्या होता है, रिलायबिलिटी के ट्रायल्स होते हैं, यानी आपको कई बार फायर करके देखना पड़ता है। आप एक बार में ये नहीं कह सकते कि मेरा चल गया, उसको 10 बार या 15 बार आप फायर करें और आप बताएं कि देखिए इस तरह से ये चलता है। तो उन फायरिंग को थोड़ा समय दे के करना पड़ता है, पर जो भी है काफ़ी जल्दी होगा। मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में हम इस स्थिति में होंगे कि हम बता पाएंगे कि ये प्रोडक्ट चलता है। एरो इंडिया 2023 में मंथन कार्यक्रम के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 9 की शुरुआत हुई है। इससे पहले भी डिस्क के कई सारे संस्करण रहे हैं, जिसमें जो स्टार्टअप्स हैं उनको चैलेंज दिया जाता है और उनका
जो समाधान है वो पेश करते हैं। कई जो स्टार्टअप्स हैं वो अब हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह की टेक्नोलॉजी उनके ज़रिए डेवलप की गई है और कितनी टेक्नोलॉजी वो कारगर है। हमारे साथ अभिषेक मोदी हैं जिन्होंने INS विक्रांत पे फायर फाइटिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया है। अभिषेक, DD न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह की टेक्नोलॉजी है और क्या इसके बारे में खास है? हम लोग DIS 7 के आइडेक्स चैलेंज विनर हैं और हमने जो ये फायर फाइटिंग बॉट बनाया है, बेसिकली ये फायरमैन की लाइफ को रिस्क जो पोजेस रहता है, रिस्क वो जाता है फायर फाइटिंग करने, वहाँ पे कोलैप्स का चांस रहता है, एक्सप्लोजन का चांस रहता है, तो उसके बदले फायरमैन इस बॉट को भेजेगा आगे। इस बॉट पे लाइव थर्मल और ऑप्टिकल कैमरा रहता है जिससे उसके फीड आता है अपनी स्क्रीन पे, रिमोट पे, और वहाँ से वो ऑपरेट कर सकता है। सो फायरमैन को आपके पास नहीं जाना पड़ता और वो दूर से ही खड़े उसको पूरा ऑपरेट कर सकता है और फायर फाइटिंग कर सकता है। ये करंटली अभी INS विक्रांत पे डिप्लॉयड है, वहीं पे टेस्ट हुआ था और अभी उन्होंने वहाँ ऑपरेशनली उसको डिप्लॉय कर दिया। इस 7 में जैसे आपने इसको प्रेजेंट किया था, तो प्रोसेस किस तरह से आपने प्रेजेंट किया, उसकी प्रोसेस कितना ईजी रहा और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से किस तरह का सहयोग रहा, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, फर्स्ट टाइम ऐसा हमको भी एक्सपीरियंस हो रहा है कि ये बहुत ही कंफर्टेबल प्रोसेस है। जहाँ पे चैलेंज फ्लोट हुआ, हमने अप्लाई किया था, उन्होंने हमारा पोटेंशियल देखा और हमको चैलेंज दिया। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से लेके कई सारे माइलस्टोन्स थे जहाँ पे हमको टेक्निकली डॉक्यूमेंटेशन करना था, प्रोडक्ट प्रोटोटाइप बनाना था और फिर ट्रायल्स के लिए हमको एक साइट पे भेजना था। तकरीबन 5 या 6 माइलस्टोन्स में डिवाइडेड था और नेवी के MOD की तरफ से हो या आइडेक्स की तरफ से हो, हमको फुल सपोर्ट मिला एंड उनके सपोर्ट और मोटिवेशन की वजह से हम लोग भी फास्ट कर पाए। सो हम लोग फर्स्ट थे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फर्स्ट था जो प्रोडक्ट हमने डिप्लॉय किया और सक्सेसफुली टेस्ट हो गया, तो आगे प्रोक्योरमेंट स्टेज पे जाएगा। फंडिंग एस्पेक्ट की बात करें और ओवरऑल अगर स्टार्टअप सिनेरियो की बात करें खास तौर पे कंट्री में, तो आपको लगता है कि सरकार उसको बहुत पॉजिटिवली प्रमोट कर रही है कि जो नीश टेक्नोलॉजीज हैं उन सब के बारे में भी जब हमारे स्टार्टअप्स हैं वो अब उनको डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ सके? ओह यस, डेफिनेटली। ये फर्स्ट क्राइटेरिया इनका ये है कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करो, टेक्नोलॉजी डेवलप करो। सो बड़े प्लेयर्स टेक्नोलॉजी कहीं से बाहर से ला सकते हैं, बट स्टार्टअप को डेवलप कराने के लिए ये जो पूरा मुहिम है इनका, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए, हम जैसे स्टार्टअप्स के लिए बहुत इफेक्टिव है कि आज नई टेक्नोलॉजी का उन्होंने स्कोप दिया, हमको प्लेटफॉर्म दिया और हमारी भी जो एजुकेशन, जो टेक्निकल हमारा पार्ट था, हमने उसको कवर अप किया, तो एक प्रोडक्ट नया बन के आया विच इज़ प्योरली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, जो एक बहुत बड़ा पार्ट है। अभी जो आपका फायर फाइटिंग सिस्टम है, इट इज़ कैसा, मतलब अपने आप में यूनिक है, किस तरह की स्पेशलाइजेशन है इसमें, उसके बारे में कुछ डिटेल तरीके से? तो ये बिल्कुल एक यूनिक प्रोडक्ट है। इनफैक्ट जो बाहर से भी इंडिया इंपोर्ट भी कर रहा था, सो उससे कॉस्टिंग वाइज भी देखो तो 60% कॉस्टिंग पे है एंड मेरीन ग्रेड, मिलिट्री ग्रेड प्रोडक्ट है ये, क्योंकि नॉर्मल सिविल फायर सर्विसेज भी बहुत यूज़ करते हैं, बट मिलिट्री ग्रेड प्रोडक्ट बनाना और विक्रांत पे, बिकॉज विक्रांत हार्शेस्ट कंडीशंस होते हैं, सी मिस्ट होता है, वहाँ पे कोरोजन बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो इस चीज़ में ये टेस्ट पास किया, यानी क्वालिटी लेवल भी मेंटेन हो रहा है। तो आगे आप फ्यूचर में क्या देखते हैं, जो आगे जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन सब के लिहाज से, फंडिंग के लिहाज से किस तरीके से सरकार काम करे? देखिए, हमने एक चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट किया, तो एक और चैलेंज अभी हम लोग उस पर लेके गए, हमने अप्लाई किया है, आगे चल के वो भी इसका इवैल्यूएशन होगा और अगर MOD को सही लगता है तो वो भी हमको मिलेगा। सो स्कोप बहुत है, काम बहुत है, लगातार उनकी तरफ से भी हमको हेल्प पूरा है, तो होपफुली हम भी नए प्रोडक्ट्स और बना पाएंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. त्वचा का एक वादा, माइसोर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। सर, हाल ही में एरो इंडिया 2023 कंप्लीट हुआ है, उसमें जिस तरीके से देखने को मिला कि बहुत सारी जो वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रीज तो आई, लेकिन डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज को सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दिया, बहुत ज़्यादा आगे आने का मौका दिया। आपको लगता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो एरोस्पेस इंडस्ट्री और ख़ासतौर पर जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत कारगर साबित हो रही है? ये अभी शुरुआत है और ये शुरुआत पिछले करीब 2 दशक से हो रही है। इसमें ये देखना ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है कि जो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि जो हमारे सशस्त्र सेनाएं हैं वो चाहेंगी कि वो अत्यधिक आधुनिक
आज हो, हमेशा रहे। और जहाँ तक जो देसी इंडस्ट्री की बात है, उसको बढ़ावा देना और उसको एक तरह से पकना, जिसको कहते हैं कि जिससे कि उसमें जो शस्त्र औजार आ रहे हैं वो बिल्कुल वॉर रेडी, वो उस तरह का इंडस्ट्री बनाने में दशक लगते हैं, कई दशक लगते हैं। तो ये एक लंबे समय की बात है, क्योंकि जिसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तो आधुनिकता आज होनी चाहिए, और लेकिन जो हमारी इंडस्ट्री है, चाहे एरोस्पेस इंडस्ट्री हो, नेवी की हो या आर्मी की हो, उसमें कई दशक लगते हैं। तो ये साथ साथ चलेंगी, ये दोनों है। और इसमें ये जरूरी है कि जो हमारे जो ऑर्डर्स हैं, जो कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है, देश की जो इंडस्ट्रीज है, वो जो कुछ इस तरह से कर रही है, और जो हम आयात करेंगे, जहाज हो या आर्मी के टैंक हो या जो भी है, उनको हम किस तरह से इस तरह का मिश्रण करें कि हमारी जो है देश की जो इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ावा दें, तकनीकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो ये दोनों चीजें देखें, आगे बढ़ना। सर एक चीज़ और खास तौर पे जैसे सरकार की तरफ से पहल आई है, आईडेक्स की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप को जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है कि चैलेंजेस जो है वो जो एंड यूज़र है उसकी तरफ से आ रहे हैं, एयरफोर्स है या आर्मी है, नेवी है, उनकी तरफ से चैलेंजेस आ रहे हैं और स्टार्टअप उनको कंप्लीट कर रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी अब इंडक्शन के मोड में आ रही है कि जो सर्विसेज हैं उनको वापस अपने इंडक्शन के मोड में आ रही है। तो आपको इस तरीके को कैसे देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बेहतर प्रक्रिया नहीं है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी हमारे काम आ रही है बहुत ज़्यादा? आईडेक्स जो प्रोग्राम है सरकार का, वो बहुत अच्छी है, और वो बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए है। और मैं ये मानता हूँ, हमेशा मानता रहा हूँ कि हमारा फ्यूचर जो है, भविष्य जो है स्टार्टअप्स के साथ प्राइवेट इंडस्ट्री में। हमारे जो DRDO की लैब्स है, जो हमारे DPSUs हैं, HAL हुआ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, डायनेमिक्स हुआ, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत इश्यूज हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनकी ऑर्डर बुक्स भरी हुई हैं। एक टाइमली डिलीवरी की बात होती है, समय पे अस्त्र पहुंचना वायुसेना को, थल सेना को या सेना को, तो ये इश्यूज रहे हैं उनके साथ। और हमारा इतना रिक्वायरमेंट है तीनों सर्विसेज का, तो प्राइवेट इंडस्ट्री जो निजी इंडस्ट्रीज है उनको महत्व देना बहुत जरूरी है। और निजी इंडस्ट्रीज को महत्व सिर्फ प्रोडक्शन के लिए, अनुसंधान के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अभी तक सरकार का पैसा हमेशा DRDO के पास गया है, ये पैसा मैं मानता हूँ ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज के को भी देना चाहिए, क्योंकि वो उतने ही भारतीय हैं जितना कि हमारे DPS। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का को महत्व देना चाहिए सरकार को प्राइवेट इंडस्ट्री में, और उनको जो पूंजी चाहिए वो देनी चाहिए। भारत में जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो बहुत महंगा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्राइवेट इंडस्ट्रीज को कम होना चाहिए, तभी वो R&D करेंगे और तभी वो उभर पाएंगे। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे, दिल दुश्मन के हिलते हैं, दिल दुश्मन के हिलते हैं। हम तभी तक अपने घरों में सुरक्षित हैं जब तक मौजूद हैं हमारे रक्षक।